एलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और बुक का नाम आपकी एलजेब्रा, पेपर का भी नाम एलजेब्रा ही रहेगा। और एलजेब्रा दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट जो रहेगा एलजेब्रा का वो रहेगा ग्रुप थ्योरी, और जो दूसरा पार्ट रहेगा एलजेब्रा का उसका नाम होगा रिंग थ्योरी। समझ गए? एलजेब्रा दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट ग्रुप थ्योरी और सेकंड पार्ट रिंग थ्योरी, ठीक है। ग्रुप में क्या चलेगा? अगर मैं डायरेक्ट पहले ग्रुप की ही बात करूं तो ग्रुप में आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और एक रहेगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये अभी दो तीन शब्द मैंने यूज करे हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो यही कुछ डाउट तुरंत तैयार कि क्या है बाइनरी ऑपरेशन और क्या है सेट। तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते ग्रुप की डेफिनेशन पर। ग्रुप शुरू करने से पहले ग्रुप में जो जरूरी चीजें होंगी, मैं ये नहीं कहता सारी चीजें, सारी चीजें तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ग्रुप शुरू करने से पहले आप क्या देखना चाहोगे? जो जो चीजें ग्रुप के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जिसके दम पर आप ग्रुप पढ़ने चले जाओ। तो भी पहले ग्रुप से ही शुरू करते हैं, ग्रुप से ही शुरू करते हैं। तो अगर मान लो कि मुझे ग्रुप पढ़ना है, बात करनी है किसके ऊपर? ग्रुप के ऊपर। तो ग्रुप के ऊपर बात करनी है तो ग्रुप की डेफिनेशन में ही पहला शब्द आएगा अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें आपने एक तो ये शब्द यूज किया सेट, और एक शब्द और यूज किया बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेट पढ़ना पड़ेगा। और बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक फंक्शन होता है। ग्रुप के लिए बात करूं तो जी क्रॉस जी से जी पर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में क्या होता है? एक फंक्शन। कहां से? जी क्रॉस जी से जी पर। अब ये जी क्रॉस जी क्या है? ठीक है। तो इसके लिए ये जी क्रॉस जी भी पढ़ना पड़ेगा, यानी सेट पढ़ने के बाद ये जी क्रॉस जी, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और और ये फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन पढ़ने के लिए आपको रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा और सबसेट वगैरह सारी चीजें। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी? सबसे पहले तो आप सेट को जानो, सेट को जानने के बाद आप सबसेट जानो, सबसेट जाने के बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पर जाएंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन पढ़ने के बाद रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टाइप के, जो आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर स्विच करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन पर। फिर फंक्शन के जो जरूरी टाइप हैं, वन वन, ऑन टू, जो अपने काम लायक हैं, ठीक है। मैनी वन वगैरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ। तो वन वन और ऑन टू इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और जब ये सारा सब कुछ निपट जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे हम ग्रुप थ्योरी, यानी वहां से फिर से नए सिरे से एक डेफिनेशन आएगी ग्रुप नाम से, ठीक है। हर साल यही होता है कि हम डायरेक्ट ग्रुप से शुरू नहीं करते, ठीक है। तो पहले हम किस पर जाना चाहेंगे? सेट के पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको कोई बुक उठानी है, आप कोई बुक उठाइए, नहीं उठानी मत उठाइए, आप डायरेक्ट यहां से पढ़िए जो यहां लिखवाया जा रहा है। एक कॉपी बनाइए बढ़िया साफ सुथरी, वही आपके लिए पर्याप्त है। ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं सेट से ही। सेट की डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो सेट, बताइए कोई सेट अगर आपको मालूम है, सेट की डेफिनेशन, कोई आइडिया हो सेट के विषय में। लास्ट ईयर भी लिखवाई थी हमने, बीएससी फर्स्ट ईयर जब शुरू किया था। हाँ जी। चलिए कोई नहीं, भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज फिर आज के बाद नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन देखें कि अ वेल डिफाइंड
collection of distinct objects is called a set. ठीक है जी। और इन्वर्टेड कॉमास में कर लेंगे यहाँ इस शब्द को वेल डिफाइंड। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि आपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट्स मींस वो चीजें जिनको आप ऑब्जर्व कर पाते हो। ऑब्जर्व का मतलब है देख पाना, ठीक है। जिन चीजों को हम अपने सामान्य जीवन में देख पा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये बुक पड़ी हुई है, आप बैठे हो, आप भी मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो। ये कैमरा चल रहा है, ये लैपटॉप रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती हैं, ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट। लेकिन हम पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे कि यहाँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड पर आ जाते हैं कि बाय वेल डिफाइंड we mean that there is no ambiguity regarding inclusion or exclusion of the objects। यहां जो एक शब्द यूज हुआ है वेल डिफाइंड, यही आपके लिए नया है। ऑब्जेक्ट्स आपने समझ लिए, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, ठीक है। यहां एक शब्द यूज हुआ है वेल डिफाइंड, तो ये आपके लिए नया है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि वेल डिफाइंड से मेरा मतलब है कि मुझे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नो एम्बिगिटी, एम्बिगिटी मीन संदेह या डाउट। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि किन ऑब्जेक्ट्स को बाहर रखना है और किन ऑब्जेक्ट्स को अंदर रखना है। जब आप अपना मतलब किसी कलेक्शन को अगर वेल डिफाइंड बोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस कलेक्शन में कौन सी चीजें आनी है और कौन सी चीजें उस कलेक्शन के बाहर रहनी है, इसको लेकर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है किसकी, सेट की। A well defined collection of distinct objects is called a set। अब वेल डिफाइंड से हमारा मतलब क्या है, यहां जो आपने वेल डिफाइंड शब्द यूज किया है कि बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिगिटी और डाउट। किसके रिगार्डिंग, किसके संबंध में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कौन से ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन में आने हैं और कौन से नहीं आने, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह है तो फिर कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, वो फिर सेट नहीं बनेगा। उससे रिलेटेड हम एग्जांपल यहां देंगे, ठीक है। और बात करते हैं एग्जांपल्स की। अब कुछ ऐसा बताओ भी तो सही कि जी कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बड़े छोटे से और बढ़िया एग्जांपल्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। नहीं, वो सेट तो फिर वेल नोन सेट आप पढ़ेंगे ही कि नेचुरल नंबर का है या रेशनल का है या रियल सेट है या इंटीजर्स का है। लेकिन उससे पहले अभी आप बिल्कुल बेसिक में हो। आप ये समझो अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते, हमारी नजर में आप कुछ भी नहीं जानते। हमें हमें तो ये है कि आप नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है वो भी नहीं जानते। पहले तो आप सेट ही नहीं जानते, ठीक है। तो उस आधार पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहां आ गए, आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आपको ये वेल डिफाइंड शब्द क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं कि कैसे करके कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं ये पता करने वाले हो आप कि वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप में से किन्हीं दो लोगों को मैं चूज करता हूं, ठीक है। बीच वाले दो लोगों को मैंने चूज कर लिया। अब सपोज टू बी तुम्हारा नाम पी
और इनका नाम आर, ये। और मैंने आपसे कहा कि भारत के 3 अच्छे क्रिकेटर्स का सेट बताइए। पहले तुम बताओ। विराट कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। हाँ जी, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और एक और चाहिए मुझे, और रोहित शर्मा। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं? तो इसका मतलब जो कलेक्शन आप तैयार कर रहे थे वो वेल डिफाइंड नहीं था, तो इनको सेट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो फिर हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर होगी बात? तो जब आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड, अब वेल डिफाइंड क्यों नहीं है भाई? आपके मन में ये संदेह होगा कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है। मैंने क्या मांगा था आपसे? अच्छे क्रिकेटर्स का सेट मांगा था। हम्म। अब अच्छे की कैटेगरी में आप तो उसको रख रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छे की यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी को अच्छा किसी और वे में कोई देखता है, जिसने ज्यादा चौके लगाए हों वो अच्छा मानता है उसको। कोई ये होता है कि जिसने ज्यादा रन बनाए हुए हों उसको अच्छा बोला जाता है किसी के घर में। किसी के यहाँ ये है कि कोई कोई क्रिकेटर किसी का रिश्तेदार है तो वो अपने रिश्तेदार को अच्छा बता देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब तो ये जो कलेक्शंस हैं ये दोनों ही कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर हुई बात? अब अच्छे की मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। मैं ये डेफिनेशन देता हूं कि जिसने वनडे में 13 शतक लगा रखा होगा, ट्रिपल सेंचुरी, वो अच्छा बल्लेबाज है। नहीं है तो फिर आप कह देंगे कि आपका सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा। या फिर ये भी छोड़ो, कुछ और देखते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिसके 50 शतक हैं वनडे में, जिसके 50 शतक हैं वो अच्छा बल्लेबाज है। तो फिर आप, अब आप फिर से बनाइए अपने सेट। अच्छे की डेफिनेशन दे दी ना हमने आपको कि अच्छा होना क्या है। अच्छा होना वो है कि जिसने वनडे में 50 सेंचुरी या 50 सेंचुरीज लगा रखी होंगी वो एक अच्छा बल्लेबाज है या अच्छा क्रिकेटर है। तो अब आप क्या काम करोगे? आप तुरंत गूगल करोगे कि ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स कौन हैं जिन्होंने 50 सेंचुरीज लगा रखी हैं। गूगल आपको 1 मिनट में बता देगा, आपको जानकारी हो या नहीं हो। गूगल तो सब कुछ देता है। तो फिर आपका सेट क्या आएगा जी? ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं इंडियन जिन्होंने 50 सेंचुरीज लगा रखी हैं? सचिन तेंदुलकर की नहीं है? 49 है उनकी, तो अकेले एकमात्र कौन रहे? विराट कोहली रहे। अच्छा, तो आपके यहाँ भी जवाब क्या आएगा? विराट कोहली। और इनके यहाँ भी जवाब क्या आएगा? विराट कोहली आएगा। भाई और कोई है नहीं तो और कोई इसमें रखा नहीं जाएगा। ठीक है, सिंगलटन सेट ही रहेगा एक एलिमेंट का। तो अब दोनों के क्या सेम आ रहे हैं? तो ये जो कलेक्शन है ये कैसा है? वेल डिफाइंड। यानी इसको अब आप नाम दे सकते हो कि ये किसका सेट है? ये उन क्रिकेटर्स का सेट है जिनकी 50 या 50 से ज्यादा सेंचुरीज हैं। अब ऐसे करके बोल सकता हूं, ये उन भारतीय क्रिकेटर्स का सेट है जिनकी 50 या 50 से ज्यादा सेंचुरीज हैं। तो मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, सेट। मिल गया आपको सेट। लेकिन ये जो कलेक्शन थे ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं थे, तो मैच ही नहीं करे। आप अलग अलग मोहल्ले से आते हो, आप में सलाह थोड़ी हुई कि तू भी आज सेट विराट कोहली, मतलब अपने सेट में विराट कोहली ही रखना, तू भी विराट कोहली ही रखना। तो इसको लेकर कोई डाउट तो नहीं है? अभी और आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। ये वाला इधर वाले ये सेट होंगे और ये सेट नहीं बने, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो पाए। अब मैंने कहा अब की बार लड़की, तो हाँ जी, और अब की बार तुम। ठीक है, यू। अब की बार हमारा क्वेश्चन है,
भाई आप इनका आंसर नहीं देखेंगे, इनका नहीं पता, और आप इनको आपका नहीं पता। अब की बार क्वेश्चन है कि बॉलीवुड की अच्छी हीरोइन का सेट बना कर दो मुझे। बताओ। और क्या करते हो तुम घर पर? हीरोइंस के नाम पे क्या शर्म आ रही है? इनके नाम कट कर देता हूँ जी मैं। ये बहुत शरीफ है दोनों। अभी तुम्हारे ही नाम लाता हूँ। हाँ जी बताओ अच्छी। अच्छा श्रद्धा कपूर हो गई, हाँ। दीपिका पादुकोण। और आलिया भट्ट हो गई। हाँ जी। अच्छा। अरे बॉलीवुड की मान लो, रश्मिका मंदाना। हाँ। ऐश्वर्या राय, अच्छा। चॉइस पुरानी हो रही है, हाँ। काजोल देवगन। चलो बहुत है। ठीक है, मेरा काम करने लायक बहुत है, मुझे तो बस जस्ट इशारा काफी है। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ से, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है भाई, आप में विचार मत हो गया। आपके विचार अलग अलग हो गए कि जी मेरे यहाँ तो अच्छी हीरोइन ये हैं और इनके यहाँ अच्छी हीरोइन ये हैं। लेकिन जो सेट होता है ना वो यूनिवर्सल होता है। सेट क्या होता है? यूनिवर्सल। अगर हमने यहाँ नाम दे दिया, आपको एक नॉन सेट जानते हो, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट इंडिया में भी वही है, वन से स्टार्ट हो रहा है चलता चला जा रहा है, पाकिस्तान में भी वही है, इंग्लैंड में भी वही है, सर्दी में भी वही रहता है, गर्मियों में भी वही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये तो यही चेंज हो रहे हैं आपके आमने सामने ही। तो इनको क्या सेट की कैटेगरी में रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो आपने कलेक्शंस उठाए, ये कैसे नहीं थे? वेल डिफाइंड नहीं थे। तो इसलिए ये सेट बनने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि अच्छी हीरोइन होना, जो हमको अच्छी लग रही है वो अच्छी थोड़ी है। भाई अच्छी हीरोइन के लिए आप कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखो जिससे डिसाइड हो पाए कि ये हीरोइन अच्छी है। ठीक है? तो क्राइटेरिया क्या रखा जाना चाहिए, आप बता दीजिए। हाँ, मिस वर्ल्ड का रख देते हैं कि जिसने अपने जीवन में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, वो हीरोइन कैसी है? अच्छी है। ठीक है? मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड। हाँ, जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता वो हीरोइन कैसी है? अच्छी है। ज्यादा गूगल करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ वेल नोन एक ही नाम आ रहा है, AR, ऐश्वर्या राय का। तो फिर आप दोनों ही क्या आंसर करोगे? हाँ, तो फिर आपका भी यही आएगा और इनका भी क्या आएगा? यही आएगा। और अगर आप गूगल से पूछोगे कि ऐसी बॉलीवुड की हीरोइन जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, वो भी यही देगा। तो अब ये चीज क्या हो गई? यूनिवर्सल हो गई, यानी हर जगह यही रहेगी। ठीक है? अब आपस में कोई भी विवाद नहीं होने वाला है। तो ये जो कलेक्शन है भाई साहब, कैसा है? वेल डिफाइंड। तो अब आप समझ गए होंगे कि किनको सेट में रखा जाता है और किनको नहीं रखा जाता। डेफिनेशन: अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। बताइए, कोई परेशान हो तो। ठीक है? अब कुछ आगे बढ़ेंगे। तो सेट आपने देख लिया, सेट के बाद कुछ और आगे काम करते हैं थोड़े बहुत जो हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है? तो पहले सेट आ गया। ठीक है? तो सेट का, अच्छा ये चीजें ज्यादा लिखने जैसी नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पेपर में नहीं आने वाला। कि आप ये तो अच्छी तरीके से 12वीं में पढ़कर आए हो, अपना 12th किया है आपने, कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट फिर सबसेट की तरफ चला जाता हूं। हम क्या समझने चले जाएं? सबसेट। उपसमुच्चय है ना? तो पीछे नंबर 1 नाम दे देंगे इसको, सबसेट। कुछ आइडिया दीजिए सबसेट का, कोई एग्जांपल उठाकर आइडिया दीजिए, क्योंकि आपकी भी तो नॉलेज का पता होना चाहिए। सबसेट से आप क्या समझते हैं? कोई किसी का सबसेट है, ये कैसे पहचानते हैं? ठीक है।
होल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर का सेट है। आपको ये दिखाई देता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे किस में कंटेन है, होल नंबर के सेट में या रियल सेट में। ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन इसको कैसे लाएंगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, एनी सेट ए इज सेट टू बी is said to be a subset a subset of a set B if and only if, दोनों तरफ से ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है a को, और आप ये दिखा दो कि x किसको भी बिलोंग करे, b को। ठीक है, अगर ये इसका मतलब, अगर हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, या समझेंगे कैसे, अगर a का प्रत्येक एलिमेंट, अगर a का प्रत्येक एलिमेंट b के अंदर लाई कर रहा है, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर लाई कर रहा है, बी के अंदर, तो हम कह देंगे कि ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। दैट इज और लगा लीजिए कि दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं तब भी सबसेट रहता है। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर पर आप ना जाएं, कोई बात नहीं, इतना ही पढ़ लें कि एनी सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी, दैट इज ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का, इफ एंड ओनली कि कोई भी एलिमेंट में ए में लेकर चलूं और उसको किसके अंदर दिखा दूं, बी के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा फिर ए बी का क्या है, सबसेट है। और एक और तरीका है सबसेट दिखाने का, उस पर ज्यादा फोकस करें, वो हम यूज करेंगे। और ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली x does not belongs to b, imply x does not belongs to a। एक तरीका ये होता है सबसेट दिखाने का कि a सबसेट है किसका, b का। अगर आपको ये शो करके दिखाना है तो आप ये शो करके दिखा दीजिए कि कोई एलिमेंट है जो b के बाहर है, यदि वो a के भी बाहर है तो फिर a b का क्या हो जाएगा, सबसेट। इस चीज को यहां से समझो, ये a है और बाहर वाले का क्या नाम है, b। तो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ये दिखाई दे रहा है कि a किसका सबसेट है, b का। a पूरी तरीके से अंदर बैठा है b के। अब मान लो कोई चीज b के बाहर है, ये है एक एलिमेंट ले लिया और ये किसके बाहर है, b के बाहर है, और साथ में किसके बाहर दिखा दिया आपने, a के भी बाहर। ठीक है, तो पहले तो ऊपर वाला पढ़िए। एक तो सबसेट दिखाने का ये तरीका है कि अगर आपको a को सबसेट दिखाना है b का, तो आप ए के अंदर एक एलिमेंट लीजिए और उसको किसके अंदर दिखा दीजिए, बी के अंदर। ठीक है, अगर सबसेट है तो ये ट्रू होगा और ये ट्रू है तो सबसेट होगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा अथवा वाला, कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इंप्लाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हुआ? आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों पर बहुत आराम से काम कीजिए, क्योंकि आप ग्रुप में पढ़ोगे, डेफिनेशन दर डेफिनेशन बनती चली जाती हैं, आगे हम काम करते चले जाते हैं। आप जब भी घर जा रहे हो पीछे की डेफिनेशन पर काम कीजिए रोजाना। अगर आप डेफिनेशन भूल गए तो फिर आप बिल्कुल भी बुक में आगे नहीं बढ़ोगे। ये न्यूमेरिकल बुक नहीं है, ये थ्योरेटिकल बुक है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना आप इसको बीच में से पढ़ सकते। सपोज टू बी, आपने शुरू का स्किप कर दिया, बीच में से पढ़ना चाह रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ोगे तो शुरू से लास्ट तक ही पढ़ पाओगे। आप ऐसा कर सकते हो कि शुरू से पढ़ रहे हो, बीच में आपने छोड़ दिया तो शुरू का आपको आएगा, और जहां छोड़ दिया वहां के बाद का आपको कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि सारी डेफिनेशन जोड़ जोड़ कर आपको आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए हमने ग्रुप से स्टार्ट नहीं किया, हमने कहां से स्टार्ट किया है, सेट से। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ उठा लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, ए आपका सपोज टू बी दे रखा है मैंने, ए बी सी डी, और बी दे रखा है मैंने
ए बी सी डी ई और एफ तक ले लो, चलो। तो अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर लाई कर रहे हैं, बी के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। तो क्लियरली ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कहीं कहीं ये नीचे वाला डंडा नहीं लगाते हैं आप, ये डंडा इसलिए है कि कभी कभी सपोज टू भी दोनों सेट बराबर हो गए तब भी सबसेट रहता है, ऐसा कि अगर ए बराबर है ए बी के और बी भी बराबर है ए बी के, तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि ए के सारे एलिमेंट अब भी तो लाई कर रहे हैं बी में, ठीक है। तो बराबर होना भी किस में आ जाता है, सबसेट में आ जाता है। क्लियर हो गई। तो इसीलिए नीचे वाला डंडा यूज करते हैं, कहीं कहीं ये डंडा यूज नहीं होता। हालांकि यहां ये डंडा यूज नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये किसका, आपने किसकी डेफिनेशन देखी, सबसेट की। या फिर कोई एक बात करूं, आपने कोई ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी के बाहर है। ले लो, सपोज करो के कब क्या कबूतर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बी के बाहर है और साथ में इसमें भी नहीं है, तो अब भी ए बी का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेट का एक और टाइप, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब तो सेट क्लियर हो गया, हमारे पास क्या क्या आ चुका है, सेट, ठीक है। और सेट में भी हमने एक चीज देख ली है, सबसेट। अ सेट, a set which does not contain any element is known as empty set or null set, and it is denoted by phi, or this, देखो सेट का वेल डिफाइंड होना जरूरी है। ये बात कही थी हमने कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो सेट का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। यहां आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि आपने बिल्कुल साफ तौर पर यह कह दिया कि कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कह दिया। तो सबके यहां वेल डिफाइन हो गया, सब अपना कलेक्शन जो ला रहे हैं उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। तो एम्प्टी सेट अपने आप में वेल डिफाइंड होता है। कैसे भाई, उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सबको उसने क्या कर रखा है, बाहर ही कर रखा है, वो अपने अंदर किसी को नहीं आने दे रहा। तो ये कह रहा है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, या डिनोट किससे करते हैं, फाई से या इस ब्रैकेट से। और आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है इसमें अंदर, ठीक है। अब सबसेट की बात हो चुकी है, ठीक है। तो एक नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, कि एम्प्टी सेट is always a subset of every set of every set। ये बात पहले से भी जानते होगे कि फाई सबका होता है सबसेट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
एम्प्टी सेट, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट, यानी हर किसी किसी के पास कोई भी सबसेट हो या ना हो, एक सबसेट जरूर मिलेगा, कौन, एम्प्टी सेट। ठीक है। अब यहां धीरे धीरे जिक्र होने लगा कि कोई भी सबसेट हो या ना हो। ठीक है। तो अब आप चले जाएंगे, सबसेट आपने सीख लिया बनाना, अब चले जाएंगे एक और अगली डेफिनेशन, पावर सेट की तरफ। ठीक है, घात समुच्चय पढ़ा हुआ है ना, पावर सेट। पावर सेट नंबर 4, पावर सेट। पावर सेट के लिए आपने कोई सेट ए पकड़ेंगे, वो चाहे एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, उसके अंदर एलिमेंट हो या ना हो, उसके जितने भी सबसेट हों उनका एक कलेक्शन बना लीजिए, या उनका बना लीजिए एक सेट। ए के सारे सबसेट का एक और सेट बना लीजिए, वो ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट। जोर से बोलना सीखिए। ठीक है। तो डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि लेट ए बी एनी सेट then the set of then the set of all subsets of A is called power set of A. Power set of A. And it is denoted by PA. समझ गए। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि आपके पास कोई भी सेट है, मैं ये नहीं कह रहा एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, उसमें एलिमेंट हो या ना हो, उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं आप सारे सबसेट बना लीजिए, उन सबसेट्स को फिर से एक सेट में रख दीजिए, क्या तैयार हो जाएगा, किसका, ए का पावर सेट। एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लें, हल्का सा एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है। सपोज टू बी, ए आपका अभी इतना सा है, इसमें दो एलिमेंट है ए कोमा बी। अब ए के सबसेट यहां जाकर बना लो, पहले बनवाओ जी। एक तो यही हो गया, ये तो सबका होता ही होता है। अब मैं बताऊं, ये सबसेट होगा, होगा, ये और ये भी होगा, ये नहीं होगा, है ना, तो इसको मिटा दूं। ठीक है, चलो ये तो जानकारी है। अब सबसेट सारे लिख दिए, जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं सारे लिख दिए, तो देन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें एक तो फाई आएगा, सिंगलटन ए आएगा, सिंगलटन बी आएगा, और ए भी आएगा। तो ये सेट ए है और ये इसका क्या है, पावर सेट। ठीक है। अब आप घात समुच्चय नहीं पढ़ेंगे, अब आप क्या पढ़ेंगे, पावर सेट। ठीक है। ये ए है और ये ए का पावर सेट। पावर सेट का मतलब है कि ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सब का सेट, लिखा हुआ है ना, कि ए बी एनी सेट देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्लियर। एक और एग्जांपल उठा लें जो बहुधा आपने देखा होगा, एग्जांपल नंबर 2। अब की बार ए आप ले लो 1 2 3, तो देन पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा भाई, पाई आने वाला है, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2, 2,3, 1,3 और 1,2,3, यानी पूरा का पूरा ए बन गया। कितने एलिमेंट हैं,
8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने? 1 2 3 4। तो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ 2 एलिमेंट हैं तो यहाँ 2 की पावर 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ 3 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 की पावर 3। तो तुरंत एक नोट ले आओ। नोट में लिखें कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज लिख लो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power ए। मिल गया फॉर्मूला। अगर किसी सेट में ए संख्या में एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power ए। बड़े आराम से निकल सकते हैं। अगर किसी में 4 एलिमेंट हैं सेट में तो उसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 4, दैट इज 16। क्लियर हो गया? तो ये किसकी बात थी? पावर सेट की। ठीक है, एक जनरल आइडिया कि ये फॉर्मूला ऐसा बना क्यों, ये भी तो देख लें। हैं, ये फॉर्मूला ऐसा बना क्यों? भाई ये 2 की पावर ही क्यों लिया? भाई यहां भी 2 की पावर यूज हो रहा है, यहां भी 2 की पावर। तो एक जनरल आइडिया खींच लेते हैं हल्का सा। ये आपको क्लियर है? ठीक, पावर सेट आपको क्लियर हो गया। तो जस्ट मैं कुछ बताता हूं कि मेरे पास ए ये है और बात चल रही है इसका पावर सेट बनाने की। सपोज टू बी, किसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब पावर सेट था क्या? कौन भरे हुए होते थे पावर सेट में? क्या भरे हुए होते थे? किसके सबसेट? ए के सबसेट। ठीक है, तो अब सपोज टू बी ये 2 आदमी हैं। ठीक है, और जब सबसेट बनाने की बारी आई, तो पहला सबसेट बनाने की बारी आई, ये टोटल व्यक्ति कितने हैं? 2। तो जब पहला सबसेट बनाने की बारी आई तो ऐसे आया जैसे घर के सामने से गाड़ी गुजर रही हो। ठीक है, तो सबसेट ऐसे ही तो बनेगा कि इनमें से एलिमेंट इसमें जाएं। ठीक है भाई, जब पहला सबसेट आप तैयार कर रहे हो तो इनमें से एलिमेंट जाकर ही तो तैयार होगा। ठीक है, तो ये जब पहला सबसेट में बनाने गया तो दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, ना मैं जा रहा, ना ये जा रहा, ना ये जा रहा। क्योंकि इनके पास 2 ही चॉइस है हर किसी के पास। इसके पास ये चॉइस है कि पर्टिकुलर डब्बे में या तो ये बैठेगा या ये नहीं बैठेगा। ऐसे ही इसके पास भी कितनी चॉइस है? 2। इसके पास भी कितनी चॉइस है? 2 ही चॉइस है, या तो ये बैठेगा किसी पर्टिकुलर सबसेट में या नहीं बैठेगा। तो अभी जब हम सबसेट बनाने आए तो इन दोनों ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। उसने कह दिया मैं भी नहीं जा रहा इसमें, और इसने कह दिया मैं भी नहीं जा रहा। एक चॉइस खत्म हो गई। अब दूसरा बनाने गए तो यहां क्या किया? इसने तो हां कर दिया और इसने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो एक सबसेट ये तैयार हुआ। अगला बनाने गए, इसने मना कर दिया और इसने क्या कर दिया? हाँ कर दिया। लो, और अब की बार दोनों ने ही क्या कर दिया? हाँ कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस थी? 2 चॉइस थी, और टोटल एलिमेंट कितने थे? 2। ठीक है, तो हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस? 2। और टोटल एलिमेंट कितने? तो नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई? 4। तो ऐसे करके आप कार्डिनलिटी डिफाइन करते हो किसकी? पावर सेट की। क्लियर? अगर ये 3 होते तो फिर ये हो जाती टोटल टोटल चॉइस 2 into 2 into 2, दैट इज कितनी? 8। यहां कितनी हुई? 4। 2 into 2। कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि हर किसी के पास कितनी चॉइस है? 2। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके बताते हैं कि अगर कोई सेट गिवन है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहां आपने क्या क्या सीख लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन, ये आपको जीवन भर याद रहनी चाहिए कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे
कि भाई वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप उनको एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि ऐसे ही करके कि अच्छे क्रिकेटर्स का या अच्छी हीरोइंस का, ठीक है, कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा नहीं है। उसके बाद कुछ बेसिक सेट के टाइप पर बात करते, जैसे सबसे पहले एम्प्टी सेट की बात कर लो, कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद हम करने आ गए किसके ऊपर, सबसेट के ऊपर काम करा हमने, ठीक है। और सबसेट दिखाने के दो दो तरीके आपको बताए गए, ये आगे यूज होंगे। दो तरीके हैं सबसेट दिखाने के, उनको घर जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हमने किसके ऊपर बात करी, पावर सेट के ऊपर बात, ठीक है। तो पावर सेट भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। हाँ, आज पहला पहला दिन है तो क्लास थोड़ा छोटा ही रखेंगे। कल हम कुछ वेल नोन सेट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पढ़ाई आपके हाथ में होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन आप अगर पुराने दिन की पढ़ाई भूल गए तो फिर नए दिन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये पढ़ाई अब चेंज होगी, ठीक है। कल कुछ वेल नोन सेट्स के ऊपर काम करेंगे, जैसे सबसे छोटी इकाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, हालांकि ज्यादा कंसीडर हमारे यहाँ नहीं होता, एक जीरो बढ़ जाता है बस नेचुरल नंबर में। फिर सेट ऑफ इंटीजर, या तो आप आई से रिप्रेजेंट करते हो या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और फिर बन जाता है रेशनल नंबर का सेट, फिर इरेशनल नंबर का सेट, और फिर इन दोनों का यूनियन कर दो तो सेट ऑफ रियल नंबर, और फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि हम रिंग में फील्ड तक जाएंगे। तो इनकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जस्ट ये कहा जाएगा कि जी सेट क्या है, सेट आपका इंटीजर का है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, बताइए ग्रुप होगा या नहीं होगा, ठीक है, ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो फिर आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटीजर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो कल शुरू करेंगे, एक कहानी कहेंगे, उस कहानी के हिसाब से हम नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे, होल नंबर का सेट बनाएंगे, और इंटीजर का सेट बनाएंगे, फिर रेशनल का बनाएंगे। कहानी दर कहानी कैसे इवोल्यूशन होता चला गया, कैसे नंबर बढ़ते चले गए, तो वहां से फिर कहां जाकर रुकेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर, यानी आयोटा भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। आई जानते हो ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो उसकी हेल्प से बनेगा ये वाला सेट। लेकिन आज प्रॉमिसिंग रहिए, पहली क्लास है कि हाँ जी, अगर हम थ्रू आउट देखिए, ग्रुप थ्योरी सबसे आसानी से अनफोल्ड होगा, सबसे आसान टॉपिक आपको नजर आएगा, लेकिन बशर्ते आप डेफिनेशंस के ऊपर ज्यादा काम करेंगे। अब वो दौर गया जब आप डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, आप डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, ये समझ लो। अगर आपको डेफिनेशन आती हैं तो आगे काम बढ़ेगा, इंग्लिश की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं खुद लिख रहा हूं अपनी इंग्लिश, ठीक है। आप जैसे यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हो, हम खुद यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो एक बेसिक इंग्लिश आपको नजर आएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है जी, ठीक है।